Hello student, today I am going to teach you standard 10th subject science chapter number 1 gravitation. So student, what is gravitation? Gravitation is the force acting between two bodies. Means जो दो बॉडीज के बीच में फोर्स एक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशन. ओके. Till next, can you recall what are the effect of a force acting on an object? मतलब जो ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स एक्ट करता है तो उस पर क्या ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो इफेक्ट ये पड़ता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो उसे कंट्रोल करने का काम जो कौन करता है हमारा फोर्स करता है. जैसे हम उसे किसी डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो उसे भी देखने का उसकी डायरेक्शन देखने का ऐसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है हमारा फोर्स करता है. ओके. नाउ सेकेंड, what type of forces are you familiar with? We are familiar with many types of forces. Yes. First is gravitational force, nuclear force, frictional force, electromagnetic force, so many forces. And third question, what do you know about the gravitational force? आप ग्रेविटेशनल की फोर्स के बारे में क्या जानते हो. तो ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने क्या बताया आपको कि जो दो बॉडीज के बीच में फोर्स एक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. जैसे अर्थ जो है वो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. ओके. उसी प्रकार जैसे अभी एक एग्जांपल मैं तुमको बताती हूँ. जैसे हम लोग बॉल खेलते हैं. बॉल को हम क्या करते हैं आप ऊपर फेंकते हैं फिर वो ऊपर से उसी दिशा में मतलब तुरंत ही नीचे आता है. ऊपर से डायरेक्ट नीचे आता है तो ये ऊपर से नीचे आने के प्रोसेस में क्यों वो नीचे आता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके. अंडरस्टैंड. होप सो यू गाइस अंडरस्टैंड. We have seen in the previous standard that the gravitational force is a universal force and it acts not only between two objects on the earth but also between any two objects in the universe. Let's just now learn how this force was discovered. ऐसा जरूरी नहीं कि जो अर्थ टू अर्थ ही वो ऐसा होता है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. यूनिवर्स के थ्रू भी होता है जैसे सन टू अर्थ होता है, अर्थ टू मून होता है, ह्यूमंस के बीच दो ह्यूमंस के बीच में भी होता है. ओके. ऐसा. सो ग्रेविटेशन, as we have learned, the phenomena of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. He wondered why all apples fall vertically downwards and not at an angle to the vertical. Why do they not fly off in horizontal direction? जो हमारे सर आइजैक थे उन्होंने ये स्टोरी बताई है कि जो एक एप्पल का पेड़ है उसके नीचे वो बैठे थे फिर वहाँ से एप्पल जो है वो क्या हो रहा है नीचे गिर रहा है. तो एप्पल कौन से वे में गिर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है. ओके. तो वही वो सोच रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में क्यों नहीं गिर रहा है. आफ्टर मच थॉट ही came to the conclusion that the earth must be attracting the apple toward itself and this attractive force must be directed towards the center of the earth. The direction from the apple on the tree to the center of the earth is the vertical direction at the position of the apple and thus the apple fall vertically down. तो उन्होंने बहुत सोचा. बहुत सोचने के बाद उनका ये कंक्लूजन निकला कि जो हमारा अर्थ है वो क्या कर रहा है एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो भी एक सेंटर पॉइंट पे सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर वो अट्रैक्ट कर रहा है जिसकी वजह से जो हमारे एप्पल है वो किस फॉर्म में गिर रहे हैं वर्टिकल फॉर्म में गिर रहे हैं. वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इसलिए नहीं गिर रहे हैं. Figure 1.1, on the left saw an apple tree on the earth. The force on an apple on the tree is toward the center of the earth, that is along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. जब वो एप्पल गिरता है तो उसकी वो पेड़ से अर्थ के बीच जो हमारा ट्री है उससे और एप्पल से और जो हमारा अर्थ है उसके बीच में परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनते हैं apple to the surface of the earth. The figure also shows the gravitational force between the earth and the moon. The distance in the figure are not according to scale.
इसमें कोई ऐसा स्केल नहीं है। देखो मून टू अर्थ भी अट्रैक्शन हो रहा है, इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, एप्पल टू अर्थ भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही अप्लाई हुआ है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जब हम बॉल खेलते हैं, बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं, फिर ऊपर से वो नीचे आता है, उसके बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वजह से होता है ये। ओके तो अभी जैसे हम कोई फल को भी देखो अपने खेल के टाइम से हाथ से सब ऊपर किए, जैसे अभी एप्पल का एग्जांपल दिया है, इसमें एप्पल ले लो, एप्पल को आप हाथ से ऊपर फेंको, फिर आप उसको कैच करते हो, तो वो आपके हाथ में कैच उसी टाइम उसी सब जगह पे आता है, राइट, वही पोजीशन पे आता है, क्योंकि वो हमारा एक सेंटर हो जाता है हमारे हैंड पे, सेंटर बन जाता है, जिसकी वजह से वो इस पे आ जाता है, हैंड पे आता है उसी पोजीशन में। ओके नाउ नेक्स्ट, न्यूटन thought that if the force of gravitation act on an apple on the tree of different heights from the surface of the earth, can it also act on object at even greater height much further away from the earth, like from example the moon? Can it act on even further object like the other planet and the sun? No. जैसे प्लैनेट टू सन होता है, यूनिवर्स में भी होते हैं अट्रैक्शन, जैसे मून टू अर्थ भी क्या होता है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ओके नेक्स्ट, फोर्स एंड मोशन। वी हैव सीन दैट अ फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो क्या होता है, हमारा फोर्स को जरूरत होती है क्या करने के, स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन किसका, ऑब्जेक्ट के मोशन का। ओके फिर यहाँ पे हमें, कैन यू रिकॉल व्हाट आर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? यू नो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इन प्रीवियस स्टैंडर्ड यू स्टडीड दैट। ओके फर्स्ट लॉ क्या था हमारा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था। द फर्स्ट लॉ इज एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless an external unbalanced force act on it। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रुका है वो रुका ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। समझ में आया, ये हमारा कौन कहा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाई फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम occurs in the direction of the force, you know that। and third law is every action force has an equal and opposite reaction force which act simultaneously। वो रिएक्शन फोर्स मीन्स वो है रिएक्शन पर जो अपोजिट डायरेक्शन में जाकर एक्ट करता है। ओके ये हमने किस में पढ़ा था, न्यूटन्स के हमारे 3 लॉज हैं जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ओके इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट। ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन 1652 to 1727 was one of the greatest scientists of recent time। जो हमारे ये थे सर आइजैक न्यूटन थे, वो क्या थे, बहुत ही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे। ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, ये कहाँ बॉर्न किए थे, इंग्लैंड में। ही गेव हिज लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड थियरी ऑफ ग्रेविटी इन हिज बुक प्रिंसिपा। जो प्रिंसिपा बुक है उन्होंने उसमें क्या दिया है हमें, लॉ ऑफ मोशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। उस बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपा, ये अंडरलाइन करके रखिएगा। बिफोर दिस बुक वॉज रिटन कैप्लर हैड गिवन 3 लॉज डिस्क्राइब प्लानिटरी मोशन। जो एक कैप्लर हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया है, 3 लॉज को डिस्क्राइब किया है प्लानिटरी मोशन। However, the reason why planet move in the way described by Kepler's law was not known। Newton, with his theory of gravity, mathematically derived Kepler's law। जो न्यूटन थे, मतलब जो हमारे कैप्लर थे, उनको नहीं पता था कि वो प्लेनेट क्यों मूव कर रहा है, उनको डिस्क्राइब करने को नहीं सकता। उन्होंने क्या किया, न्यूटन को दिया। तो न्यूटन जो थे उन्होंने क्या किया, उसको मैथमेटिकली डिराइव किया कैप्लर्स के लॉ को। In addition to this, Newton did groundbreaking work in several areas including light, heat, sound and mathematics। जो न्यूटन थे उन्होंने क्या किया, लाइट, हीट एंड साउंड एंड मैथमेटिक्स। ही इन्वेंटेड अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। उन्होंने क्या इंक्लूड किया, न्यू ब्रांच इंक्लूड किया, इन्वेंट किया मैथमेटिक्स में। दिस इज कॉल्ड कैलकुलस एंड हैज़ वाइड रेंजिंग एप्लीकेशन इज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये आ सकता है आपको एग्जाम में, हु इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंस्ट्रक्ट अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो वो कौन थे हमारे, सर आइजैक न्यूटन। ओके now next is circular motion and centripetal force।
Here, try this. Tie a stone to one end of the string. Take the other end in your hand. क्या करना है हमें? एक स्ट्रिंग है, उसको हमें क्या करना है, स्टोन के साथ टाई करना है एक एंड पे। टेक अदर एंड, और दूसरा एंड क्या करना है, हमें अपने हाथ में पकड़ना है। एंड रोटेट द स्ट्रिंग सो दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर। तो हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को पकड़ से रोटेट करना है। तो किस फॉर्म में रोटेट होगा? सर्कुलर फॉर्म में। आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन? वी आर अप्लाइंग फोर्स ना, in that's why stone surrounding circular motion. Stop this force from acting. What will be the effect on the stone? As long as we are holding the string, we are pulling the stone towards us, towards the center of the circle, and are applying a force toward it. The force stop acting if we release the string. इन दिस केस द स्टोन विल फ्लाई ऑफ अलॉन्ग द, अगर हम क्या करेंगे, फोर्स नहीं डालेंगे तो स्ट्रिंग क्या, अगर वो जो स्टोन है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब स्ट्रिंग को छोड़ देगा। Fly off along the straight line which is the tangent to the circular circle at the position of the stone when the string is released, because that is direction of its velocity at the instant of time. You may recall that we have performed similar activity previously in which a 5 rupees coin kept on a rotating circular disc files of the disc along the tangent to the disc. Thus a force act on any object moving along a circle and it directed towards the center of the circle. देखो, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जो हम क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो मूव करता है और सेंटर में सर्कल बनाता है, तो उसे हम क्या करते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपेटल मीन्स सेंटर सीकिंग, दैट इज द object tries to go towards the center of the circle because of this force. Okay, इस सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, गो टूवर्ड्स द सेंटर, वो सेंटर में जाते हुए सर्कल बनाता है। यू नो दैट द मून विच इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ गोज अराउंड इन इट डेफिनेट ऑर्बिट. The direction of motion of the moon as well as its speed constantly changes with the direction of this force. How would its motion have been if no such forces acted on it? Do the other planets in the solar system revolve around the sun in a similar fashion? Is similar phase acting on them? What must be its direction? So, student, I hope you understand. I finished my lecture. Now, if you like my lecture, if you like my video lecture, then please like, share, and subscribe my channel. Thank you.